Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start the Ind AS 23, which is the borrowing cost. मैंने अभी borrowing cost आपको पढ़ाया था AS 16 में, पढ़ाया था ना। AS 16 में जो आपको borrowing cost पढ़ना है, सिमिलरली आपको Ind AS 23 में अगेन आपको borrowing cost पढ़ना है। Ind AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, Ind AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपका बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट होता है सर, पता है हम लोगों को। तो ये आप बोरोइंग कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट, मैंने फाइनेंस कॉस्ट वर्ड भी यूज किया था थोड़ी देर पहले, आपको पता है ना। तो ये आप पूरा मार्किंग करो, ये आपको रीड करना है। इसके बाद इसका स्कोप क्या है, मतलब इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ाई करने थे बोरोइंग कॉस्ट में, ध्यान दीजिएगा। स्कोप में एन एंटिटी सेल अप्लाई दिस स्टैंडर्ड इन अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज किया जाएगा। फिर इसमें भी आपको क्वालिफाइंग एसेट्स एंड एंटिटीज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द स्टैंडर्ड टू बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। यहाँ पे देखो, एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द स्टैंडर्ड ऑफ बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द, जो एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होगा एट फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे होगा तो नहीं लिया जाएगा। जैसे अ बायोलॉजिकल एसेट्स विद इन द स्कोप ऑफ इंड एस 41 एग्रीकल्चर। इसके बाद इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड, ये भी आता है इसमें। रिपीटेटिव बेसिस पे जो होता है, फेयर वैल्यू पे ये नहीं आएगा। बोरोइंग कॉस्ट का आपको डेफिनेशंस दिया हुआ है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो इंड एस में। यहाँ पे इट में इंक्लूड द फॉलोइंग, बस यहीं तक करोगे, वो इस नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग एसेट्स थोड़ा अलग है, दिख रहा है। क्वालिफाइंग एसेट्स इज द एसेट्स दैट नेसेसरली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी, है ना। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, इन्वेंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बेयरर प्लांट्स। इसमें नया नया आप लोगों को क्या क्या मिला है, ये आपको न्यू मिला है जो पहले नहीं पढ़े थे, ये आपको न्यू मिला है, इन्वेंट्रीज आपको न्यू मिला है, तीन चीज है ना। जो नहीं होते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स, उसका एग्जांपल फाइनेंस एसेट्स नहीं होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं होता है। स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग के बारे में आपको बताया जा चुका है, इसका डेफिनेशंस आपको लिखने के लिए नहीं आएगा। स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग, ये डिफरेंस आपको एग्जाम्स में आ सकता है लिखने, डिफरेंस। इंड एस और एस 16, एस 23 दोनों में ही बोरोइंग कॉस्ट पढ़ना है, दोनों में ही बोरोइंग कॉस्ट पढ़ना है, लेकिन इसके बीच क्या क्या डिफरेंस। यहाँ पे किसी रिलैक्सेशन कुछ प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पर नो रिलैक्सेशन, ये आपको ही पढ़ना है। ये सेकंड नंबर आप मार्क कर लो इसको, कम से कम दो तीन याद रखोगे। और एक लास्ट वाला एस 17 जो है ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, एस 17 हम लोगों का क्लियर है पूरा। अच्छा, एस 17 के बाद उसका एक सम आपको नहीं करने की जरूरत है, और दूसरा वाला हम लोग करेंगे, दूसरा वाला भी मैं सम्स भी अपने प्रैक्टिस हो चुका है। इसके बाद यहां पर आपको इंड एएस 108 में ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दिया गया, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले से क्वेश्चंस पूछता भी नहीं, अभी तक तो पूछा नहीं है, ठीक है, तो चांसेस भी कम है इसके पूछे जाने के। इसमें देखिए क्या बोला है, ये भी ऑपरेटिंग सेगमेंट को लेकर के, ऑपरेटिंग सेगमेंट को लेकर के। एंड एक पेज तो यहाँ पे गायब हो गया है, ठीक है वो। अच्छा, उसमें देखो तो इंड एस के बाद इंड एस 108 जो है, इसके बाद और भी कोई इंड एस दिया हुआ है? हा? नहीं दिया है ना? है? पेज नंबर बताना, मैं देख लेता हूँ ना।
ये तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, तो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी। ये तो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। इसमें देखो तुम लोग मार्क कर लो, जो जो तुम लोगों को पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। इसमें जो तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पहले मार्क करोगे, स्कोप में मार्क करोगे 1 और 2 नंबर पॉइंट। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अंडरलाइन भी करके रखा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आएगा, आ सकता है मतलब। इसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या क्या है, ऐसे दिस इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पेज नंबर कितना था ये वाला? 331 ना, 331। यहाँ पे देखो कुछ तुम लोगों को ना 331 में लास्ट में चले जाओ, लास्ट में एकदम कंपैरिजन बिटवीन 108 एंड 17 आपको दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? ये मार्क कर लो, रिपोर्टेबल सेगमेंट मार्क कर लो इसमें एक तो, ये 2 लाइन का। और फिर लास्ट का वो जो डिफरेंस दिया है ना, इंड एस 108 और इंड एस 17 का, इसको आप मार्क कर लो। समझ आ रहा है मेरी बात? बस इतना ही आपको इसमें करना है, इतना ही बस आप लोगों को इसमें कंपैरिजन में देखना है, ओनली दैट पोर्शन। इसके बाद आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हम लोग इंड एस पढ़ेंगे। एस 18 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है और इंड एस 24 में फिर अगेन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? इंड सॉरी एएस 18 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एएस 18 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एएस 18। एएस 18 निकाल लीजिए आप। अवश्य कॉपी में अगेन आपको लिखना शुरू करना है। एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ठीक है भाई। कॉपी निकाल लीजिए, इसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एएस 18, एएस 18 की ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, एक नंबर दे के लिखना शुरू कर दो। ऑब्जेक्टिव ऑफ एएस 18 टू एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट requirements for disclosure of related party transactions or transactions between a reporting enterprise and its related party। कैसे आप पढ़ोगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ एएस 18, objective of AS18 is to establish the requirement for disclosure of related party transactions। समझ में आया क्या? इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्लोज करना। फिर नेक्स्ट
Objectives of AS18 to establish requirement for disclosure of transactions between a reporting enterprise and its related parties. मतलब रिपोर्टिंग enterprise के related parties के डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट को एस्टेब्लिश करना, दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स में इसका आता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे यहां पे नंबर 2 पॉइंट दे करके AS18 applicable to AS18 applicable to ए नंबर देके enterprises that controlled by the reporting enterprise. बी नंबर में associates and joint venture of entity. नंबर सी में individual who have control or significant influence directly or indirectly and their relatives. डी नंबर पॉइंट लिखिएगा, डी नंबर केएमपी। केएमपी नाम जानते हो ना? हाँ, की मैनेजरियल पर्सनल्स एंड रिलेटिव्स ऑफ सच पर्सनल, की मैनेजरियल पर्सन। ई enterprises over which any person given in point C or D above. Enterprises over which any person given in point C or D above is able to exercise significant influence. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसमें बोला है एप्लीकेबल किन किन लोगों के लिए होता है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है। अब इस रिलेटेड पार्टीज में कौन कौन लोगों का डिस्क्लोज किया जाएगा, किनके लिए एप्लीकेबल है? इंटरप्राइजेस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस। जैसे रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस सब्सिडरी कंपनी है कोई, तो इंटरप्राइजेस दैट कंट्रोल्ड बाय द रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस। अगर होल्डिंग हुआ तो होल्डिंग का सब्सिडरी, सब्सिडरी का होल्डिंग, दोनों का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। एप्लीकेबल एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर कंपनी, कोई एसोसिएट कंपनी होता है, आपने एसोसिएट कंपनी का नाम पढ़ाई किया है ऑलरेडी। ज्वाइंट वेंचर भी जानते हो। या जिस पर्सन का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, किसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस में? जिसका मोर देन 20% शेयर्स में कंट्रोल होता है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
या फिर की मैनेजरियल पर्सन, और सी और डी में जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या केएमपी जिसका यहां पर बोला गया ना जो अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, ये सभी लोगों के लिए AS 18 एप्लीकेबल होता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी एग्जाम्स में पूछी जाती है आपके, ये पॉइंट सारे आपको याद रखने होंगे। अगले पॉइंट पे आ जाओ आप लोग। कितना नंबर पॉइंट होगा अगला आपका? 3 नंबर पॉइंट पे आप आ जाओ। 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर में लिखिएगा इंटरप्राइजेज दैट controlled by the reporting enterprise, एरो मार्क करके लिखना इसमें। इंटरप्राइजेस that directly or indirectly through one or more intermediaries, कॉमा दे देना, कंट्रोल फिर कॉमा दे देना, और कंट्रोल्ड बाई के बाद भी कॉमा दे देना, और आर अंडर कॉमन कंट्रोल, विथ के बाद दोबारा कॉमा देना है, द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, एग्जाम्पल यहां मैंने लिखवाया था ना आपको, इंटरप्राइजेस दैट कंट्रोल बाय द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, उसका मतलब लिखवा रहा हूं। एग्जाम्पल्स लिख दो, वैसे ऐसे तो मैंने बोला ही था आपको। होल्डिंग कंपनीज, एग्जाम्पल्स होल्डिंग कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज, कॉमा देके लिखना, सब्सिडरीज एंड फेलो सब्सिडरीज एंड फेलो FELLOW, फेलो सब्सिडरीज मतलब सब्सिडरी का सब्सिडरी, ठीक है ना, एंड फेलो सब्सिडरीज। हो गया। 4 नंबर पॉइंट देके लिखना, रिलेटेड पार्टी, 4 नंबर देके लिखना, रिलेटेड पार्टी। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं? ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड one party has the ability to control, one party has the ability to control the other party, has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party, in making financial and operating decisions, बात समझ में आ रहा है क्या? रिपोर्टिंग पीरियड मतलब से 1 ईयर, 1 ईयर में अगर एक पार्टी का दूसरे पार्टी के बिजनेस के ऊपर कंट्रोल है, या एक पार्टी दूसरे पार्टी के बिजनेस के ऑपरेटिंग और उसके फाइनेंशियल मैटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है,
तब ऐसे सिचुएशन में दोनों बिजनेसेस क्या बोले जाएंगे, रिलेटेड पार्टी बोले जाएंगे। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होगा तो उनके बिजनेसेस को रिपोर्ट करना होगा, रिलेटेड बिजनेस को भी रिपोर्ट करना होगा। समझ आ रही मेरी बात ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, एरो मार्क करके, एरो मार्क करके लिखिएगा। अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस और obligations, a transfer of resources or obligations, a transfer of resources or obligations between related parties, between related parties regardless of price, regardless of price charged or not, regardless of price charged or not, regardless of price charged or not, regardless of price charge or not, or not। हो गया क्या। इसमें क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मतलब एक दोनों पार्टी एक दूसरे को रिसोर्स ट्रांसफर करते हैं। अब रिसोर्स में सब कुछ आ जाता है, मनी भी आता है, ठीक है। बिजनेस के आइटम्स भी एक दूसरे को ट्रांजेक्ट करते हैं। ऑब्लिगेशंस मतलब एक की ड्यूटी दूसरा परफॉर्म कर देता है, ऐसा भी होता है। ये सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस बोला जाएगा। जैसे ऐसा होता है ना, सब्सिडरी कंपनी ने किसी का ऑर्डर कर लिया हुआ है और वो जो प्रोडक्ट बनाता है वही होल्डिंग भी प्रोडक्ट बनाता है, सब्सिडरी फुलफिल नहीं कर पा रहे तो कौन करेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। समझ में आ रहा है मेरी बात ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कंट्रोल, कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप कंट्रोल। कंट्रोल मत लिखो, रहने दो, ये सब का मतलब तुम लोगों को पता है, खाली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब लिखो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल काट दो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब लिखो। पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल, पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन, पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन, ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन of an enterprise, of an enterprise, of an enterprise, but not control of those policies, but not control of those policies। इसके बाद लिखोगे बस खत्म, फुल स्टॉप। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है, उसके बाद नीचे वहीं से एरो मार्क निकाल के लिखोगे जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, जो मैं लिखाने जा रहा हूँ उसको एरो मार्क निकाल के वहीं से लिखोगे, लिखोगे। हाँ, डज द एंटिटी हैज 20% और मोर वोटिंग पावर, पावर। यस, नो। फिर यस होगा तो क्या होगा, यस होगा तो और एक क्वेश्चन होगा, डज इट एक्सरसाइज significant influence
यस, इट इज an associate, it is an associate disclosure as required. No, it is not an associate, no need of disclosure. देखो क्या बोला है, एक एंटिटी का दूसरे में 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है, अगर है तो फिर वोटिंग पावर होने से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या हुआ, उस एक्सरसाइज करता है। हाँ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। अगर एक्सरसाइज करता है, जैसे ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आपके बिजनेस में हमारा 20% से ज्यादा शेयर है तो हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लगाएंगे ही, तो कोई जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कि आपका इंटरप्राइज है उसमें हमारा 30% कंट्रोल है, लेकिन हम अपना इन्फ्लुएंस, आपका 70%, हमने बोला आप अपने हिसाब से बिजनेस करो, हमें 30% का प्रॉफिट मिलते रहना चाहिए, हमारा 30%। हमने आपके बिजनेस में कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमने नहीं लगाया। डज इट एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? नो। तब हम लोग क्या बोले जाएंगे, एसोसिएट बोले जाएंगे? नहीं। डिस्क्लोजर साथ में करना रिक्वायर्ड होगा? नो। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20% से ज्यादा है तो सवाल आएगा कि क्या वह सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अप्लाई करता है। इन्फ्लुएंस अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, उसके फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मैटर में टांग अड़ाना। नहीं समझा? क्या बिजनेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से फाइनेंस आया, कैसे डिविडेंड दिया जा रहा है कंपनी का, ये सब मैटर में पढ़ना। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग दो ही तो मैटर है मेन, दोनों में पढ़ रहा है। यस, देन इट इज एन एसोसिएट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगा फिर दोनों कंपनी का, ठीक है। और बोला कि 20% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं है, नहीं नहीं है, तब यहां पे एक और सवाल आएगा, डज इट एक्सरसाइज, does it exercise significant influence? Significant influence, इसमें भी दो बातें होंगी, एक यस में तो दूसरा नो में। यस होगा, क्या बोला है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, मोर वोटिंग पावर नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अप्लाई करता है। वोटिंग पावर 20% से ज्यादा नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अप्लाई करता है क्या, यस, तब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर होगा। देन इट इज एन एसोसिएट, और एसोसिएट में हमने लिखवाया है ना आपको, अरे ऊपर जाके, अरे बारो ये देखो लिखवाया है ना, एसोसिएट, इट इज एसोसिएट एज रिक्वायर्ड, एसोसिएट एंड डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, it is not an associate, it is not an associate, no need to, इसमें डिस्क्लोजर होगा, डिस्क्लोजर क्या बोला, वोटिंग पावर भी नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं अप्लाई करता है, तो डिस्क्लोजर होगा क्या, रिलेटेड पार्टी नहीं बोले जाएंगे ये लोग, तो डिस्क्लोजर भी नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक बात आपको? इसमें आप पूरा समझ पाओगे आसानी से। एस 18 कहां अप्लाई नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल,
लिखिएगा, AS 18 नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। AS 18 नॉट एप्लीकेबल टू। फाइनेंस प्रोवाइडर, जो आपको फाइनेंस किया है वो आपका रिलेटेड पार्टी नहीं बोला जाएगा। फाइनेंस प्रोवाइडर आपका रिलेटेड पार्टी नहीं बोला जाएगा। जैसे किसी बैंक ने आपको लोन दिया तो वो रिलेटेड पार्टी आपका बिजनेस का हो जाएगा? नहीं, वहां पर AS 18 एप्लीकेबल नहीं होता। नंबर 2, ये सब याद रखोगे कहाँ एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका रिलेटेड पार्टी है। स्टेट कंट्रोल्ड एंटिटीज, स्टेट कंट्रोल एंटिटीज मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज। सिंगल सप्लायर, सिंगल सप्लायर, और सिंगल कस्टमर, एक्सेट्रा। ये सब में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर मतलब AS 18 अप्लाई नहीं होता है। फिर डिस्क्लोजर्स लिखोगे, डिस्क्लोजर के पहले एक और पॉइंट लिख दोगे, सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सॉरी, मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस तो लिखाया है ना एक जगह पे, तो आपको भी सिर्फ लिख देना है सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, सब एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के कुछ एग्जांपल्स लिखिएगा। परचेज और सेल ऑफ गुड्स, परचेज और सेल ऑफ गुड्स, गुड्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, फिनिश्ड और अनफिनिश्ड, फिनिश्ड और अनफिनिश्ड। परचेज और सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज और सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट बोले तो ब्रैकेट कहां से आ जाएगा, और सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट, रेंडरिंग और रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग और रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग और रिसीविंग ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, लीजिंग और हायर परचेज, लीजिंग LEASING, लीजिंग और हायर परचेज, और लाइसेंस अरेंजमेंट्स, और लाइसेंस अरेंजमेंट्स, लाइसेंस अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट, ये सब एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फाइनेंस, नेक्स्ट लिखोगे फाइनेंस, फाइनेंस ब्रैकेट में लिखोगे इंक्लूडिंग लोन एंड, इंक्लूडिंग लोन एंड इक्विटी कंट्रीब्यूशंस, इंक्लूडिंग लोन एंड इक्विटी कंट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूशंस। लास्ट, guarantees and collaterals, guarantees, guarantees and collaterals, collaterals।
बस इतना ही। इसके बाद डिस्क्लोजर पॉइंट पे आ जाओ। डिस्क्लोजर लास्ट पॉइंट होता है ना, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर लिखिएगा, इसमें क्या क्या डिस्क्लोज किया जाता है इसके अंदर। देखिएगा, देखिएगा, इज इट रिलेटेड, इज इट रिलेटेड एट एनी टाइम, at any time during the period, sorry, any time during the period, period मतलब क्या बोल रही है, डिस्क्लोजर के अंदर लिखवा रहा। ये पॉइंट नहीं, ना क्वेश्चन है ना पॉइंट है। जैसे लिखा रहा है लिख लो। इट इज रिलेटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड क्या है ये, क्वेश्चन ही तो है। यस, इज इट रिलेटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, यस। तब क्या हो जाएगा, एनी ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस, ट्रांजेक्शन टुक प्लेस मतलब रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन ट्रांसफर। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, लिखवा चुका हूं। इसमें फिर यस नो, यस नो, यस होगा देन डिस्क्लोज द फॉलोइंग, डिस्क्लोज द फॉलोइंग, तब हमें ये सब डिस्क्लोज करना है। नेम डिस्क्लोज करना है, रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना है, क्या कैसा पॉइंट आ रहा है सी में, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज करना है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इफ एनी डिस्क्लोज करना है, अमाउंट रिटेन ऑफ अमाउंट रिटेन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड। थोड़ा बात को ध्यान से समझो क्या लिखा गया है। बोला इज इट रिलेटेड टू एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब या ड्यूरिंग द पीरियड मतलब 1 ईयर, 1 ईयर से रिलेटेड है, यस रिलेटेड है। कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, हाँ हुआ है, अगर हुआ है तो ये सारा चीज डिस्क्लोज करो। और ट्रांजेक्शन्स अगर नहीं हुआ, नो, इफ नो, नो ट्रांजेक्शंस, देन एक और सवाल खड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तब एक और सवाल हो जाएगा खड़ा, तब डिस्क्लोजर की बात लिखी जाएगी। तब बात होगा डज कंट्रोल एग्जिस्ट
ट्रांजैक्शन नहीं हुआ लेकिन कंट्रोल एग्जिस्ट करता है क्या? समझ में आ रहा ना? हाँ करता है, यस। देन डिस्क्लोज द फॉलोइंग। डिस्क्लोज द फॉलोइंग। तब क्या क्या डिस्क्लोज किया जाएगा? क्या हो गया, देखते देखते। डिस्क्लोज द फॉलोइंग: नेम, रिलेशनशिप, बस दो ही। और अगर कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता है, कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता है, नो, नो, कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता है, नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। और यहां पे इट इज रिलेटेड टू एनी टाइम पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड, नो, टाइम पीरियड से रिलेटेड ही नहीं है तब भी डिस्क्लोजर कोई जरूरी नहीं है। जब उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड ही नहीं है तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है क्या? डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है क्या? नहीं। खत्म हो गया, ये भी है सबका। नीचे कर दे, आइए नीचे कर दिया। हो गया। ठहरो, अभी डन है यहां तक, अब आओ। इंतजार करो। आइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में। ये सब मैंने लिखा दिया है ना, स्टेट कंट्रोल इंटरप्राइज जो जो था सब लिखा दिया, इधर से पढ़ने भी मत आना। क्वेश्चन पे आओ डायरेक्ट। अंकुर लिमिटेड हैज 2 एसोसिएट्स, बंकुर लिमिटेड एंड चकोर लिमिटेड, and owns 25% of voting power of Bankur Limited and 30% of voting power of Chakor Limited. ये अंकुर लिमिटेड, उसका में वोटिंग पावर है, अब जाके देखो सब मैंने कैसे लिखवाया, वोटिंग पावर है 20% से ज्यादा, यस वोटिंग पावर है, चेक करो डायग्राम में सब लिखा हुआ है। फिर बोला वुड बंकुर लिमिटेड इज कंसिडर्ड अ रिलेटेड पार्टी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द चकोर लिमिटेड। अंकुर लिमिटेड गायब है, अंकुर लिमिटेड के दोनों एसोसिएट है। अंकुर लिमिटेड पिताजी है, के 2 बच्चे, समझ में आ रहा है मेरा बात? दोनों में अंकुर लिमिटेड का वोटिंग पावर 20% से अबव है। तो आपको बोला है कि क्या ये दोनों बेटे रिलेटेड पार्टी है, मतलब वुड बंकुर लिमिटेड इज कंसिडर्ड अ रिलेटेड पार्टी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द चकोर लिमिटेड। चकोर लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेटेड पार्टी बोला जाएगा क्या? सवाल है ये। 2 मार्क्स, कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। पूछा जाएगा सर क्या? बिल्कुल इंस्टीट्यूट का बुक वाला ही उठा के पूछ देगा आपसे, बच्चे तो पढ़ के जाते नहीं है। ये बोथ बंकुर लिमिटेड एंड चकोर लिमिटेड आर एसोसिएट ऑफ अंकुर लिमिटेड, दोनों एसोसिएट है। को एसोसिएट्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रिलेटेड पार्टी ओनली बाय वर्च्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप। सिर्फ रिलेशनशिप है तो इसका मतलब नहीं हो गया, हमें एस 18 को फॉलो करना पड़ेगा। एस 18 में आपको मैंने लिखाया भी है, डायग्राम्स बना के बोला एज पर एस 18 एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर लिखाया गया है क्या आपको? एक ही पॉइंट में लिखवाया है, लिखाया है ना? एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचर in respect of which the reporting enterprise is an associate
और अ ज्वाइंट वेंचर आर रिलेटेड पार्टीज। ये देखो पूरा, इसको पढ़ो दोबारा से तुम लोग भी खुद से। एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी। ये दोनों रिपोर्टिंग इंटरप्राइज कौन है? ये बोला कि चकोर लिमिटेड, जब चकोर लिमिटेड यहां पर रिपोर्टिंग पार्टी है। कैसे सर, आपको कैसे पता चला? बोला बंकुर लिमिटेड को कंसीडर किया जाएगा क्या चकोर लिमिटेड का एसोसिएट? यही तो पूछा है ना, रिलेटेड पार्टी। तो ये रिपोर्टिंग होगा इसका, बंकुर लिमिटेड को कंसीडर किया जाएगा कि नहीं, ये सवाल पूछ रहे। तो रिपोर्टिंग पार्टी यहां पर कौन है? चकोर लिमिटेड। क्या बोला यहां पर? associate and joint venture of the reporting enterprise and the investing party or venture in respect of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture are related parties. As Bankur Limited is not an associate of the Chakor Limited, nor it is being controlled directly or indirectly by the Chakor Limited. ना ही वह दोनों एसोसिएट है। ये दोनों एसोसिएट है क्या? ये दूसरे किसी कंपनी का एसोसिएट है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अरे भाई ये दोनों कंपनी है, ये दोनों का एसोसिएशन है, इसका अंकुर के साथ है, उसका भी अंकुर के साथ है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये दोनों एक दूसरे का एसोसिएट है क्या? इसका एसोसिएट भी नहीं है, और ना ही चकोर को बंकुर लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है, ना ही बंकुर लिमिटेड को चकोर लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहे हैं क्या ये लोग? नहीं कर रहे। और नॉट इज कंट्रोल्ड बाय द चकोर लिमिटेड, इट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ चकोर लिमिटेड। तो ये चकोर का रिलेटेड पार्टी कंसीडर किया जाएगा, बंकुर को नहीं किया जाएगा। हाँ, ये दोनों अंकुर का अगर रिपोर्टिंग होता, रिपोर्टिंग यहां पर किसका हो रहा है? चकोर लिमिटेड का। रिपोर्टिंग किसका हो रहा है यहां पर? रिपोर्टिंग पार्टी कौन है? लिख के रख लेना, रिपोर्टिंग पार्टी है यहां पर चकोर लिमिटेड। इसका रिपोर्टिंग जब होगा तो बंकुर लिमिटेड उसके रिगार्ड में एसोसिएट नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर अंकुर का होता तो बंकुर बोला जाता, बंकुर का होता तो अंकुर बोला जाता, चकोर का होता तो अंकुर बोला जाता, अंकुर का होता तो चकोर बोला जाता। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अच्छा, अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस आपको लिख के प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आप लाइटली लेंगे, अगर आया 2 नंबर का एग्जाम्स में, तो अफसोस सिर्फ होगा। प्लीज आइडेंटिफाई, क्या कितना प्यार से बोला है, देखो ना। प्लीज आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेज मेंशन्ड अंडर AS 18 इफ मोमो लिमिटेड होल्ड 51% ऑफ यमी लिमिटेड। मोमो लिमिटेड होल्ड्स, अभी मेरी बेटी होती सामने और ये मैं बोल देता, नाम रख देता, तो अभी रोना धोना स्टार्ट कर देती, काएंगे अभी बोल करके तुरंत। ये मोमो लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ यमी लिमिटेड। 51% यमी लिमिटेड का होल्ड करता हो शेयर्स। समझ में आ रहा है ना? और यमी लिमिटेड होल्ड 51% ऑफ टॉप लिमिटेड। टेस्टी लिमिटेड होल्ड्स 49% ऑफ टॉप लिमिटेड। क्वेश्चन देखो क्या है भाई। भूख तो हमें भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, समझ को तो कराना पड़ेगा ना। क्या पूछा? प्लीज आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेज। इस सभी एंटरप्राइजेज में रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, ये आपको समझाना है इसको। देखिए यहां पे नाम कोई और बदल के भी आ सकता है। मोमो लिमिटेड, यमी लिमिटेड एंड टॉप लिमिटेड आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो भाई क्यों? मोमो लिमिटेड यमी लिमिटेड का होल्ड करता है, ध्यान से देखिएगा, और यमी लिमिटेड टॉप लिमिटेड का होल्ड करता है। ये इसका सब्सिडरी है, अगर सब्सिडरी के हिसाब से मैं बात करूं तो, ठीक है ना, सब्सिडरी है, और इसका ये सब्सिडरी है, ऐसा ही है ना। मतलब यमी का टॉप सब्सिडरी है, मोमो यमी को, यमी टॉप को। समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों क्या हो गए? रिलेटेड हो गए ईच अदर। अगेन अब देखो, टॉप लिमिटेड को, टॉप लिमिटेड एंड टेस्टी लिमिटेड एंड टॉप लिमिटेड आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों रिलेटेड है यहां पर, अदर बाय वर्च्यू ऑफ एसोसिएट रिलेशनशिप। हाउएवर नाइदर मोमो नॉर यमी लिमिटेड इज रिलेटेड टू टेस्टी लिमिटेड एंड वाइस वर्सा। यहां मोमो और यमी का टेस्टी के साथ, या टेस्टी का मोमो या यमी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना?
ये कोई रिलेशन नहीं, खत्म हो गया आपका। केएमपी वाला भी एक क्वेश्चन था, केएमपी वाला भी था ना, ये भी देख लो मेरे बच्चों। प्लीज राइट डाउन दिस योर इन योर कॉपी। आपको याद आएगा, कोई कंपनी का नाम बदल के भी आएगा तो आप लिख पाओगे। 2 नंबर का ये सब आता है, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। अगला, स्टेट वेदर रिम्यूनरेशन पेड टू केएमपी और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस और नॉट। केएमपी रिलेटेड पार्टी होता है अंडर एएस 18, लिखवाया हूं। Hence remunerations paid to KMP will be a related party transactions required under AS 18 में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी एज पर AS 18 और AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन 21 में भी ये लोग नहीं है। Hence remuneration paid to them will not be considered as the related party transactions। ठीक है, इसको रिलेटेड पार्टी, अरे केएमपी को देगा तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को या मैनेजिंग डायरेक्टर को देगा तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर्स इज नॉट कंसीडर्ड एज द रिलेटेड पार्टीज। खत्म। अब आपके यहां पर जो दिए गए रिलेटेड पार्टी इंड एस 24 में, इसमें आप स्कोप को खाली ये मार्क कर लो। कर लिया? कर लिए हो? बोलो हाँ। और इनका बीच का डिफरेंस करना है ये, ठीक है। वो 2 कर लेना, और इसमें 2 पॉइंट वहां पे कराया हूं ना, और एक तो ये आसान पॉइंट है, ये भी देख लेना। इसमें 19 है क्या? लास्ट है ये ना, और भी है? अच्छा, तो अकाउंटिंग फॉर लीज का ना, आप लोग नहीं आओगे, पता ही आप लोगों को मैं बहुत स्टैंडर्ड तरीके से करा रहा हूं, तो मैं करके भेज दूंगा, आधा घंटा का वीडियो होगा S19 आपको, ठीक है। हो चुका है वो, ऑलरेडी अपलोडेड है। चलो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।